हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सब ठीक ठाक होंगे और जहाँ पे भी होंगे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर आ गए हैं जीएस पेपर का वीवीआई क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको जैसे कि आप सबको पता होगा कि एग्ज़ाम आपका 12 तारीख से होने वाला है। मुश्किल से आपको मात्र 20 दिन समय बचा हुआ है। ठीक है, तो इस सेशन में हम आपको जीएस पेपर पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। तो आपको वीडियो छोड़ के जाना नहीं है, क्योंकि बाबू अब 20 दिन मात्र बचा हुआ है। अब नहीं पढ़ोगे तो भाई कब पढ़ोगे? ठीक है, ये 20 दिन समझ लो कि हाँ, हमको कुछ नहीं करना है, बस क्लास देखना है, हमको पढ़ाई करना है। ठीक है, और अभी तक आप हमारे टॉपर बैच से नहीं जुड़े हैं तो आप मात्र 249 रुपया देकर आप हमारे टॉपर बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन कराया गया है। ठीक है, और उसमें आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया गया है, लेक्चर भी है और पीडीएफ भी है, यानी कि सब चीज़ आपको मिल जाएगा मात्र 249 रुपये में। अभी भी कोई देर नहीं हुआ है। अगर आप रोज़ 5 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेते हो तो आराम से हो जाएगा 5 पेपर का। ठीक है, तो देर नहीं करना। अभी तक आप वीडियो से नहीं जुड़े हुए हो, क्लास से नहीं जुड़े हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, होम साइंस हो, कि सब सारे सब्जेक्ट का वीडियो उपलब्ध है, क्लास उपलब्ध है। उससे भी ना हो तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं? श्वेत क्रांति की परिभाषा, महत्व और प्रभाव। यानी कि श्वेत क्रांति से हम लोग जैसे हम लोग जानते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि हरित क्रांति आई थी। तो हरित क्रांति में बहुत सारी क्रांति थी, श्वेत क्रांति थी, ठीक है, भूरी क्रांति थी, लाल क्रांति थी, तो उसी में से है एक श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति किस में हुई थी, क्या हुई थी, उससे क्या हम लोग समझते हैं, इसके बारे में हम लोगों को बताना है। ठीक है, और जीएस पेपर का इससे पहले 5 वीडियो बन चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में लिंक दिया गया है, आप उसको जाकर देख लीजिए। ठीक है, जीएस पेपर को आसान मत समझिएगा। ये इसलिए कहा जाता है जीएस पेपर भारी या फिर जीएस पेपर इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप जीएस पेपर में फेल हो गए तो सारे सब्जेक्ट में आप पास भी हो जाएं तो भी आपको फेल करा दिया जाता है। अगले एग्ज़ाम में आपको फिर से एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो जीएस पेपर को जो भी बच्चे हल्के में लेकर चल रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हल्के में लेकर ना चले। चलिए देखते हैं श्वेत क्रांति की परिभाषा, महत्व और प्रभाव। परिचय में हम देखते हैं, श्वेत क्रांति भारत में दुग्ध उत्पादन में हुई क्रांतिकारी वृद्धि को दर्शाती है। इस क्रांति का श्रेय डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है, जिन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास की स्थापना और भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। श्वेत क्रांति के कारण भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। कहने का अर्थ ये है कि श्वेत क्रांति का जैसे नाम से ही हम लोगों को स्पष्ट हो जाता है, श्वेत मीन्स उजला, और उजला क्या होता है? दूध होता है। तो इस तरह से हम लोग याद रखते सकते हैं कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। दूध के उत्पादन में भी इसमें क्या हुआ? वृद्धि हुई, है ना। इसमें इसके संस्थापक कौन थे, मतलब इसका आविष्कारक कौन थे, इनके जनक कौन थे? तो वर्गीज कुरियन। ये सब लाइनें लिखना एग्जाम में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिन्हें राष्ट्रीय विकास डेयरी यानी कि एनडीडीबी की स्थापना की और भारत को दुनिया दूध के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। ठीक है, आज भी देखते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पे रहता है ना। चलिए, श्वेत क्रांति की शुरुआत। श्वेत क्रांति की नींव 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड से रखा गया। यानी कि ये भी पूछ सकता है कि श्वेत क्रांति का शुरुआत किससे हुआ? तो ऑपरेशन फ्लड से हुआ, है ना। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारतीय दुग्ध क्रांति का जनक कहा जाता है। अमूल, हम लोग आज भी अमूल का लस्सी पीते हैं, दूध पीते हैं, है ना, तो वो उसी वक्त चलन में आया हुआ था, है ना। चलिए, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन GCMMF, ठीक है, इस क्रांति के प्रमुख स्तंभ रहे। इसका उद्देश्य देश में दूध उत्पादन को बढ़ाना, किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और पोषण स्तर को सुधारना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना, किसानों को दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा तो जो गाय पालेगा उसको क्या होगा? ऐसे ही मुनाफा होगा, वैसे ही उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी? सुधरेगी, है ना। बच्चों में पोषण मिलेगा, लोगों को पोषण मिलेगा, है ना। चलिए, श्वेत क्रांति के मुख्य घटक। 19वीं उन्नत नस्लों की गाय और भैंसों का उपयोग, उच्च दुग्ध उत्पादन वाली नस्लों को बढ़ावा दिया गया। विदेशी नस्लों जैसे होल्स्टीन, फ्रिजीशियन,
फिजियन जर्सी और देसी नस्लों जैसे गीर, साहिवाल, मुर्रा का क्रॉस ब्रीडिंग किया गया। कहने का अर्थ ये है कि उनका जेनेटिक क्या किया गया, कुछ बदलाव किया गया, ठीक है। जैसे विदेशियन नस्ल जो है वो हमारी कौन है, होल्स्टीन है, फ्रीजियन है, जर्सी है। गांव में आप के यहाँ जिनके यहाँ गाय भैंस होगा वो लोग जानते होंगे जर्सी किसे कहते हैं, फ्रीजियन किसे कहते हैं, गिर किसे कहते हैं, साहिवाल किसे कहते हैं, मुर्रा किसे कहते हैं, ना। ये सब क्या है, गाय और भैंस की क्या है, ये कैटेगरी है। जैसे चावल में होता है ना, बासमती चावल होता है, उसना चावल होता है ना, सोना मंसूरी वगैरह होता है, तो वैसे ही इनका भी एक प्रकार है ना। नेक्स्ट देखते हैं सिंथेटिक पशु आहार विकास। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जो पशु आहार जो था पहले से उनको क्या किया गया, वृद्धि किया गया, उसमें कुछ खाद्य पौष्टिक तत्व वगैरह मिलाकर उनमें वृद्धि किया गया, है ना। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए संतुलित आहार और पोषण पर ध्यान दिया गया। पशुओं को हरे चारे और प्रोटीन युक्त भोजन देने की प्रणाली विकसित हुई, है ना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कपिला पशु आहार, तो ये सब क्या है, इन सब का प्रोटीन है कि हाँ। अब पहले तो खाली जो गाय भैंसे थी वो क्या करती थी, भूसा वगैरह, गेहूं का, धान का भूसा वगैरह खा के अपना रह जाती थी। लेकिन उनमें क्या किया गया, गहन विश्लेषण किया गया, कहा गया कि हम लोग को भी प्रोटीन की या फसल को ही, मतलब उनको पोषक तत्व की ज़रूरत नहीं होती है, जानवर को भी क्या है, पोषक तत्व की ज़रूरत है। तो उन्होंने क्या किया, उनके भोजन में प्रोटीन युक्त भोजन, आप लोग भी देखते होंगे कि गांव में मिट्ठा वगैरह खिलाया जाता है, या कपिला पशु आहार वगैरह इस टाइप का खाद्य पदार्थ लाया जाता है मार्केट से, है ना। तो उन सब चीज़ों को क्या किया जाता है, मिक्स करके गाय भैंस को खिलाया जाता है, जिससे क्या होता है, दुग्ध के उत्पादन में वृद्धि होती है ना। डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना। गांव गांव में दुग्ध सहकारी समितियां बनाई गई, जिससे छोटे किसानों को सीधा लाभ हुआ। कहने का अर्थ ये है कि आप मान लीजिए भैंस रख लीजिए, ठीक है। इस मोहल्ले में मान लीजिए ये घर है, ये घर है, ये घर है, ये घर है, ठीक है। सबके यहाँ भैंस है, तो गाय खरीदेगा कौन, दूध खरीदेगा कौन। यहाँ पे सबके यहाँ जब भैंस है, दूध खरीदेगा कौन, कोई नहीं खरीदेगा। तो उसमें गांव गांव में क्या किया गया, डेयरी की स्थापना किया गया, और ये लोग क्या करते थे, अपना दूध निकाल के ले जाकर यहाँ पे बेच देते थे, जिनसे उनको पैसा भी मिल जाता था। और ये लोग क्या करते थे, शहर में ले जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, तो इनसे इनको पैसा भी मिल जाता था और इनका दूध भी खप जाता था, है ना। चलिए, अमूल जैसी संस्थाओं ने किसानों को उचित मूल्य पर दूध बेचने का अवसर दिया। यानी कहा कि आप जाइए, अपना दूध लेकर आइए, और हम उसके बदले में क्या करेंगे, तुरंत के तुरंत पैसा दे देंगे, है ना। डेयरी उद्योग में आधुनिकीकरण। दूध के प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण में कई नई तकनीकों का उपयोग किया गया। दुग्ध उत्पादों जैसे पनीर, घी, मक्खन, दही की गुणवत्ता में सुधार हुआ, है ना। श्वेत क्रांति के लाभ। श्वेत क्रांति के क्या क्या लाभ हुआ, इसको हम लोग देख लेते हैं। भारत दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। कुपोषण में क्या हुआ, कमी आई। महिला सशक्तिकरण हुआ, यानी कि जो महिलाएं घर पे रहती थी वो गाय भैंस पालने लगी, जिससे उनका क्या हुआ, इनकम बढ़ा तो वो क्या हुई, सशक्त हुई, है ना। दुग्ध उत्पादों के निर्यात बढ़ा, है ना। सब कोई गाय भैंस पालने लगा तो उनका दुग्ध का क्या हो गया, उत्पादन खूब ज़्यादा होने लगा, है ना। श्वेत क्रांति ने भारत को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किया। इससे कृषि क्षेत्र के अलावा एक नया डेयरी उद्योग भी उभरा, जिसने किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ पहुंचाया। हालांकि पर्यावरणीय प्रभाव और पारंपरिक डेयरी व्यवसाय पर इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े, ठीक है। आने वाले समय में हमें श्वेत क्रांति को और अधिक टिकाऊ और पर्यावरण हितैषी बनाने की जरूरत है, ताकि भारत दुग्ध उत्पादन में वैश्विक नेतृत्व बनाए रखे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करता रहे। कहने का अर्थ ये है कि धीरे धीरे क्या है, दुग्ध उत्पादन में क्या होना चाहिए, वृद्धि होती रहना चाहिए, ताकि वो हमारा देश जो भारत है वो नंबर 1 पे हमेशा क्या हुआ, बना रहे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई वीडियो बच्चे देख रहे हैं तो हमें इस पर मेहनत करना चाहिए। क्योंकि आपको एक वीडियो बनाने में कम से कम 3 दिन का समय लगता है। उसका क्वेश्चन ढूंढो, आंसर ढूंढो, फिर उसको प्रिंट करो, फिर कॉपी में एक एक वर्ड का करो, टाइप करो, है ना। बहुत सारा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो फिर उसका वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है ना। और आप देखे भी होंगे कि जिस पे भी हम लोग जैसे वीडियो बनाते हैं तो जिस पे भी ज़्यादा लाइक होता है उस सब्जेक्ट का हम लोग ज़्यादा वीडियो बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वीडियो बनता है, इसलिए बनता है क्योंकि हिस्ट्री के बच्चे अच्छे खासे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, है ना।
और भी सारे सब्जेक्ट हैं, होम साइंस हो गया, ये ज्योग्राफी हो गया, उनके भी बच्चे अच्छे खासे हैं। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि हाँ, ये हिस्ट्री पे अगर लाइक जा रहा है, व्यू जा रहा है, तो यानी कि हिस्ट्री के बच्चे ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर हिस्ट्री का ही क्या करते हैं हम लोग, वीडियो बनाते हैं। इकोनॉमिक्स का जैसे मान लीजिए, तो इकोनॉमिक्स का बच्चा ज़्यादा लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते हैं, तो हम लोग को क्या पता कि इकोनॉमिक्स का बच्चा कितना है, क्या है। तो हम लोग थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पे क्या करते हैं, कम ध्यान देते हैं, है ना। तो इस तरह से आप लोगों को एक तरह से हम लोग को मैसेज मिलता है कि हाँ, किसका बच्चा कितना है और कितना बच्चा किस चीज़ में कितना इंटरेस्टेड है। तो आप लोग को लाइक करने से हम लोग को पता चलता है कि हाँ, बाबू ये सब देख रहा है और इनके बच्चे स्टूडेंट ज़्यादा है, तो हमें भी इनके लिए मेहनत करना चाहिए। हमको तो मेहनत करना ही है, किसी ना किसी सब्जेक्ट पर वीडियो बनाना ही है ना। तो आपको आपके लाइक से हम लोगों को पता चलता है कि हाँ, इसके बच्चे स्टूडेंट ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा है। शेयर करने से भी पता चलता है ना, कि हाँ, बच्चे देख रहे हैं, बच्चे वीडियो पसंद कर रहे हैं, तो उसी टॉपिक पे हम लोग क्या करें, वीडियो बनाएं या फिर मेहनत करें। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग मान लीजिए 3 दिन मेहनत करें, आप मान लीजिए किसी सब्जेक्ट पर 3 दिन मेहनत किए, ठीक है, और उसका व्यू ना जाए, उसका उसमें लाइक ही ना एकदम ख़त्म बजा रहा है, तो उस सब्जेक्ट पे फिर मन करेगा हमको वीडियो बनाने का, नहीं मन करेगा, क्योंकि हम उसमें ऑलरेडी 3 दिन समय दे चुके हैं। तो इस तरह से आप लोगों को भी थोड़ा सा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। कहने का अर्थ ये है कि इसमें आपको क्वेश्चन दे देगा, कह देगा कि इसमें टिप्पणी कीजिए। जैसे दे देगा दांडी मार्च, ठीक है, बहुत सारा मैंने 4 या 7 दे देगा और कहेगा कि इस पर किन्हीं पर 4 पर क्या करें, टिप्पणी करें, ठीक है। ये 5-5 नंबर का होता है, तो इसको लिखना होता है ना। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्या दिया है, दांडी मार्च। कुछ बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं जो कि एग्जाम में आने के चांसेस हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा 12 अगस्त 1930 को शुरू किया गया एक ऐतिहासिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के नमक कानूनों का विरोध करना था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का हिस्सा था। यानी कहने का अर्थ ये था कि इन लोग क्या करते थे, दांडी मार्च में नमक सत्याग्रह कानून भी इनको कहा जाता है, ठीक है, जिनमें क्या किया गया, नमक बनाकर अंग्रेज क्या करते थे, कहते थे कि हमको नमक बना रहे हो तो नमक पे भी क्या चाहिए, हमें टैक्स चाहिए। तो वही गांधी जी ने उनका आंदोलन का शुरुआत किया और उन्होंने कहा कि हम नमक बनाकर इसके कानून का क्या करेंगे, विरोध करेंगे, ठीक है। अगर अंग्रेजों तुम में हिम्मत है तो और रोक दो। तो सभी लोगों ने क्या किया, नमक बनाया और सबका क्या किया, विरोध किया। तो इस तरह क्या हुआ, नमक कानून खत्म हो गया, है ना। अब देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ था। गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात तक 24 दिन 385 किलोमीटर की यात्रा की थी। उनके साथ 78 सत्याग्रही थे, जिन्होंने 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के तट पर पहुंचकर नमक बनाकर ब्रिटिश कानून तोड़ा। यह अंग्रेजों के खिलाफ एक अहिंसक विद्रोह था, जिसने पूरे देश में आंदोलन को जन्म दिया, ठीक है। दांडी मार्च के प्रभाव क्या क्या हुए देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ जन जागृति हुई। हजारों भारतीयों ने अंग्रेजों को बनाए कानून को तोड़ते हुए सत्याग्रह किया। महात्मा गांधी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिससे आंदोलन और क्या हुआ, तेज हुआ। यह आंदोलन भारत की स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम यानी कि साबित हुआ। दांडी मार्च ने अहिंसक संघर्ष की शक्ति को दर्शाया और अंग्रेजों की नीतियों को खुली चुनौती दी। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। देखिए ये क्या है, दांडी मार्च। देखिए एक और चीज़ बताना चाह देते हैं कि देखिए दांडी मार्च भी दे सकता है, ठीक है, नमक सत्याग्रह भी दे सकता है ना। ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। दांडी मार्च दे देगा, नमक सत्याग्रह दे देगा या फिर दांडी यात्रा दे देगा, तो इसको घबराना नहीं है, ठीक है। सबका आंसर एक ही होगा, दोनों को एक ही मतलब क्रांति कहा जाता है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है टॉपिक, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण किसे कहते हैं, इसको हमको बताना है। वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुनिया के विभिन्न देश आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं। यह व्यापार, संचार, प्रौद्योगिकी, परिवहन और निवेश के स्तर के कारण क्या हुआ, संभव हुआ है। वैश्वीकरण का मुख्य घटक आर्थिक वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी निवेश और मुक्त बाजार। कहने का अर्थ ये है कि आर्थिक वैश्वीकरण क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जहाँ से एक देश के लोग दूसरे देश से जुड़े रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ
कि किस चीज़ की खेती होती है। मान लीजिए हमारे यहाँ दूध की उत्पादन होता है, तो दूध कहाँ, जहाँ पे उत्पादन नहीं होता है वहाँ पे भेजेंगे। यहाँ से फिर कुछ और चीज़ अच्छा उत्पादन होता है तो किसी और देश में भेजेंगे। फिर यहाँ पे कुछ और चीज़ अच्छा उत्पादन होता है तो इस देश में भेजेंगे। फिर यहाँ पे कुछ अच्छा चीज़ उत्पादन होता है तो क्या करेंगे हम लोग, इस देश में भेजेंगे। फिर यहाँ का सामान यहाँ पे। तो इस तरह से क्या होता है, पूरा विश्व एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ जाता है और अपने अपने संसाधनों का, एक दूसरे के संसाधनों का मतलब भरपूर उपयोग करते हैं और अपने इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आर्थिक वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी निवेश और मुक्त बाजार। यानी कहने का अर्थ ये है कि हम लोग तो बाजार एक जानते हैं, एक हम लोग मार्केट वाला अपने यहाँ गांव घाट में लगता है, एक लगता है आप थोड़े से जिला में चली जाइए वो वाला बाजार लगता है, फिर उससे भी बड़ा बाजार होता है, फिर उससे भी बड़ा बाजार होता है, और ये सबसे बड़ा बाजार होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। यानी कि एक चीज़ का उत्पादन हर जगह हो, हर देश में, हर गली में, मतलब हर जगह, यानी कि सारे देश में क्या हो, उनका उत्पादन हो, उनका वितरण हो। सभी लोग जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए आजकल आम का सीजन चल रहा है, तो बहुत सारे देश होंगे जहाँ पे आम का उत्पादन नहीं होता होगा, है ना। बहुत सारे देश होंगे जहाँ पे आम का उत्पादन नहीं होता होगा। तो क्या होता है, हमारे यहाँ से सारा आम का भेज दिया जाता है कि आप अपना पैसा दो हमको और मेरा प्रोडक्ट लो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ऐसा है वैसा है, फल है, फ्रूट्स है, ये है, ये आप लीजिए और उसका आनंद लीजिए। तो इससे क्या हो गया, हमारा तो एक आम बिक गया, दूसरा में क्या हो गया, उन लोगों को आम मिल भी गया और उन लोग जो कभी नहीं खाए होंगे आम, वो खा रहे होंगे आम। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, एक दूसरे का जो कल्चर है, मतलब बाजार है, इस सब चीज़ों का भी आदान प्रदान होता है ना। चलिए, सांस्कृतिक वैश्वीकरण, विभिन्न संस्कृतियों, भाषा और विचारों का आदान प्रदान। जैसे कि अभी हम बताएं कि बहुत सारी संस्कृति होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पहले चाउमीन वगैरह नहीं खाया जाता था, पिज्ज़ा नहीं खाया जाता है, ये सब कहाँ से आया, चाइना से आया। तो धीरे धीरे क्या हो गया, हम लोगों के यहाँ भी चाउमीन, बर्गर, ये सब फास्ट फूड का क्या हो गया, तरकीब बढ़ गया, क्रेज क्या हो गया, बढ़ गया, जिससे क्या हो गया, उनकी संस्कृति को भी क्या किया, हमने अपनाया और ये भी जाना, टेस्ट भी जाना कि हाँ चाउमीन कैसा लगता है, क्या लगता है ना। राजनीतिक वैश्वीकरण, वैश्विक संगठनों, संयुक्त राष्ट्र, WTO की भूमिका बढ़ना। यानी कहने का अर्थ ये है कि इसके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग WTO कहते हैं, उनका भी क्या हो गया, एक भूमिका एक तरह से बढ़ गया। प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण, इंटरनेट, संचार तकनीकी और डिजिटल क्रांति भी आया। यानी कि अब देखिए कोई भी सामान एक दूसरे के यहाँ भेजना है, एक दूसरे देश से, तो क्या होता है, संचार होना चाहिए कि भाई हमको इतना क्विंटल ये चीज़ चाहिए, मान लीजिए आम ही चाहिए, तो इतना क्विंटल देश ऑर्डर करेगा तब तो हम आम भेजेंगे। तो इससे क्या हो गया, वो किस चीज़ से ऑर्डर करेगा, संचार से करेगा, इंटरनेट से करेगा, तकनीकी और भी चीज़ें होती हैं उनसे क्या करेगा, अपना ऑर्डर देगा। तो इस तरह से क्या हुआ, इनका भी विकास हुआ, है ना। वैश्वीकरण के प्रभाव, आर्थिक विकास, विदेशी निवेश और व्यवसाय से विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। रोजगार के अवसर मिले, नए उद्योगों और कंपनियों के आने से रोजगार में वृद्धि हुई। यानी कहने का अर्थ ये है कि नए नए रोजगार का अवसर मिला। देखते हैं आप, हमारे यहाँ एप्पल की कंपनी बैठ रही हैं जो कि हमारे देश की नहीं है, बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं जो कि हमारे देश की नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमारे देश में आकर अपनी कंपनी बैठाती हैं और क्या करती है, उत्पादन करती है और लोगों के पास वितरण करती है। अब यहाँ पे जब फैक्ट्री बैठी तो क्या होगा, रोजगार कहाँ का लोगों को मिलेगा, यहीं के लोगों को मिलेगा ना। तो इस तरह से क्या होगा, लोगों को व्यापार मिल जाता है, थोड़ा सा रोजगार मिल जाता है और हमारी अर्थव्यवस्था क्या होती है, और मजबूत हो जाती है। रोजगार के अवसर, नए उद्योगों और कंपनियों के आने से रोजगार में वृद्धि होती है, क्योंकि कंपनी में काम करने के लिए क्या चाहिए, मजदूर चाहिए, लोग चाहिए, एजुकेटेड आदमी चाहिए, तो उस चीज़ के लिए आदमी उसमें सज्ज हो जाता है ना। तकनीकी उन्नति, संचार, विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में विकास हुआ। संस्कृतियों के मेल, विभिन्न संस्कृतियों का आपसी आदान प्रदान हो पाया। यानी कहने का अर्थ ये है कि हम आपके यहाँ गए, आप हमारे यहाँ आए, तो क्या हुआ, कुछ संस्कृति आप मेरे यहाँ से ले लिए, कुछ संस्कृति हम आपके यहाँ से ले लिए, है ना। तो उस तरह से क्या हुआ, हमारी और आपकी संस्कृति का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ, है ना। वैश्वीकरण ने दुनिया को करीब लाया है और विकास के नए अवसर दिए, लेकिन इसके साथ चुनौतियाँ भी हैं। इसका संतुलित उपयोग कर हम आर्थिक और सामाजिक उन्नति को सुनिश्चित कर सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा बेरोजगारी। बेरोजगारी से तो आप लोग भली भांति परिचित होते हैं कि बेरोजगारी किसे कहते हैं। आजकल सारे बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब बेरोजगारी की मार से एकदम बेहाल हैं। नीतीश चाचा को देख रहे हैं आप कि नौकरी सारे बाहर वालों को दे रहे हैं, बिहार के लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं और ट्रेन पे लदा के जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से बेरोजगारी की परिभाषा हमें ज़्यादा समझाने की हमें नहीं लगता है कि ज़रूरत है, वो भी बिहार के बच्चों को, है ना। चलिए देखते हैं परिचय। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट,
वह स्थिति है जब व्यक्ति काम करने की क्षमता और इच्छा रखने के बावजूद रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता। यह किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता के लिए एक गंभीर समस्या होती है। भारत जैसे विकासशील देशों में बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ देखते हैं आप लोग, जनसंख्या वगैरह ज़्यादा है, ये सब है, फिर भी सारे हम लोग के देश में हर जगह बेरोजगारी छाई हुई है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें बेरोजगारी के स्तर बहुत निम्न है। और हमारे बिहार के लोग जाते हैं वहाँ पे, जैसे कि गुजरात ही देख लीजिए, बिहार के लोग जाते हैं वहाँ पे कमाते हैं। मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, इधर क्या बोलते हैं, पंजाब वगैरह हो गया। तो यहाँ से लोग अपना जाते हैं और अपना रोजगार करते हैं अपने परिवार वगैरह को छोड़ के, है ना। बेरोजगारी के प्रकार। मौसमी बेरोजगारी, कृषि और पर्यटन क्षेत्रों में मौसम के अनुसार काम मिलना। छिपी बेरोजगारी, जब किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हो जिससे उत्पादकता ना बढ़े, इसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। खुली बेरोजगारी, जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से बेरोजगार हो, यार हमको कोनो काम या धंधा नहीं है, तो इसे खुली बेरोजगारी कहते हैं। शिक्षित बेरोजगारी, डिग्री होने के बावजूद भी उपयुक्त नौकरी ना मिलना। अब हमारे पास है, आप बीटेक कर लीजिए और जाके आप माने बीटेक का मान लीजिए आप बीटेक कर लिए, ठीक है, इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग कर लिए और जाके क्या कर रहे हैं, ईंटा बालू ढो रहे हैं, गिट्टी ढो रहे हैं, ये सब छोटा मोटा काम कर रहे हैं। तो क्या हुआ, उस डिग्री का सही उपयोग हुआ नहीं हुआ। अब बिहार के बच्चे जो भी बीटेक वगैरह करेंगे वो कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे, और बाहर जाएंगे सैलरी ऑटोमेटिक क्या मिलेगी, कम मिलेगी। एक मजदूर के बराबर क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। तो इस तरह से क्या करेगा, कोई नहीं करेगा। इनके पास शिक्षा है, एजुकेशन है, ज्ञान है, लेकिन क्या है, उनके शिक्षा के अनुरूप उन्हें क्या मिल रहा है, काम नहीं मिल पा रहा है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। तकनीकी बेरोजगारी, मशीनों और स्वचालन के कारण नौकरियों का कम होना। कहने का अर्थ ये है कि मशीन वगैरह आ गया है, जैसे आप आजकल देखते होंगे किराज, ठीक है, जेसीबी मशीन, ठीक है। तो वो क्या करता है, पहले लोग जैसे नाली ही खोदना है तो नाली खोदने में लोगों को क्या मिल जाता था, रोजगार मिल जाता था। जहाँ पे 100 आदमी 50 आदमी काम करते थे, वहीं पे अब एक अकेला किराज 100 आदमी 50 आदमी का नौकरी खा जा रहा है और सारा नाली जो है एक दिन में बना के फिट कर दे रहा है ना। तो इस तरह से क्या होता है, तकनीकी उन लोगों की वजह से तकनीकी बेरोजगारी भी उत्पन्न हो रही है ना। बेरोजगारी के कारण जनसंख्या वृद्धि, अधिक जनसंख्या के कारण रोजगार के अवसर कम पड़ना। जनसंख्या भी हमारे यहाँ कोई कम नहीं है ना। पिछड़ा शिक्षा प्रणाली, व्यवहारिक और तकनीकी शिक्षा की कमी, अर्थव्यवस्था की धीमी गति, नए उद्योगों और व्यवसायों का पर्याप्त विकास नहीं होना। नया नया, जैसे अपने बिहार में देख लीजिए, कोई फैक्ट्री इधर नया 10 साल में नहीं बना हुआ है। तो इस तरह से क्या हुआ, एक तरह से बेरोजगारी ही है कि अगर फैक्ट्री रहता तो कुछ लोग जाते कमाते, उसमें अपना रोजगार वगैरह जीवन यापन हेतु कर पाते हैं ना। तो उनका भी विकास का गति जो है बहुत धीमा है ना। कृषि पर निर्भरता, उद्योग और सेवा के क्षेत्रों की अपेक्षा कृषि पर अधिक निर्भरता। स्वचालन और तकनीकी विकास, मशीनों को बढ़ते उपयोग से श्रमिकों की आवश्यकता कम होना, ठीक है। बेरोजगारी के प्रभाव, आर्थिक मंदी, बेरोजगार व्यक्ति आय न होने के कारण उपभोग नहीं कर पाते, जिससे बाजार पर असर पड़ता है। अपराध दर में वृद्धि, बेरोजगारी के कारण चोरी, लूटपाट और अन्य अपराध बढ़ सकते हैं। गरीबी और भूखमरी, बेरोजगारी के कारण लोगों की जीवन शैली प्रभावित होती है। कहने का अर्थ ये है कि गरीबी और भूखमरी भी बढ़ती है, जिससे क्या होता है, लोगों की जीवन शैली प्रभावित होती है। मानसिक तनाव, निराशा और हताशा के कारण मानसिक रोग बढ़ते हैं। बेरोजगारी के समाधान, उद्योगों का विस्तार, नए उद्योगों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, व्यावसायिक शिक्षा, रोजगार परक तकनीक और शिक्षा पर जोर देना, स्वरोजगार को प्रोत्साहन, सरकार की सहायता से छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना, जिससे लोगों को घर रहते क्या हो, नौकरी मिल जाए और कुछ पैसा कमा सके, है ना। ग्रामीण विकास, गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाना और कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में निवेश करना। तकनीकी नवाचार, डिजिटल और औद्योगिक क्रांति के अनुसार नई नौकरियों का क्या करना, सृजन करना। निष्कर्ष के रूप में हम लोग कह सकते हैं, बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है जो देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को प्रभावित करती है। इसके समाधान के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार, उद्योगों का विस्तार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। यदि यह प्रयास किए जाए तो इस समस्या को काफ़ी हद तक क्या किया जाता है, कम किया जा सकता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य को भी आप लोग आधा से ज़्यादा लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी एक एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे रखना है, इसको हम लोग देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी कि सेकुलर स्टेट वह होता है जहाँ राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता है और सरकार सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहती है।
भारत का संविधान में भारत की धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है, जहां सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार करने और अपनाने की स्वतंत्रता है। कहने का अर्थ ये है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है जहां राज्य का कोई अपना धर्म नहीं हो, आधिकारिक धर्म नहीं हो। जैसे कि हम लोग बात कर ले अपने प्यारे भारत का, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे क्या है, भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है कि हाँ जी हम हिंदू धर्म ही मानेंगे, हम मुस्लिम धर्म ही मानेंगे, हम सिख धर्म ही मानेंगे। भारत कहता है कि सारे धर्म हमारे लिए समान है और सारे धार्मिक व्यक्ति को अपने अपने अनुसार, अपने धर्म के अनुसार आचरण, व्यवहार, मानने का, उपवास रखने का, सब चीज़ का क्या है, अधिकार है। इनका कोई भी ना राज्य विरोध कर सकता है और ना ही राज्य उनमें कोई मतलब हस्तक्षेप कर सकता है ना। धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषताएं, राज्य और धर्म का अलगाव, सरकार किसी विशेष धर्म को न तो बढ़ावा देती है और न ही किसी धर्म के आधार पर भेदभाव करती है, लेकिन ऐसा आजकल हो रहा है ना। समान धार्मिक स्वतंत्रता, प्रत्येक नागरिक को अपने पसंदीदा धर्म को अपनाने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता होती है। कहने का अर्थ ये है कि प्रत्येक आदमी को क्या है, अपने नागरिक को अपने पसंदीदा धर्म, जो भी धर्म आप मानते हैं उनके अनुसार आपको आचरण करने और उनका पालन करने का अधिकार है ना। लेकिन बिहार में यहाँ पे तो वोट धर्म के नाम पर दे दिया जाता है, जात के नाम पर दे दिया जाता है ना, तो विकास कहाँ से होगा। कानूनी समानता, सभी धर्म के लोगों को समान कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि कानूनी समानता, सभी धर्म के लोगों को समान कानून प्राप्त है। जितना आप हिंदू को प्राप्त है वहाँ उतना मुस्लिम को भी प्राप्त है, उतना ही सिख को भी प्राप्त है, उतना ही आपको ईसाई को भी प्राप्त है। यानी क्योंकि नागरिकता में कोई इसमें दो मुंह वाली बात है ही नहीं, ठीक है। सभी को अपने अपने धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, भारत सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। कहने का अर्थ ये है यहाँ पे कि जहाँ पे अल्पसंख्यक है, यानी कि जिस धर्म के लोग कम है, यानी कहने का अर्थ ये है कि हमारे यहाँ सिख जाति के धर्म के लोग कम है, ईसाई धर्म के लोग कम हैं, तो उनको क्या दिया गया, विशेष, मुस्लिम लोग हैं तो इनको क्या दिया गया, विशेष सुरक्षा दिया गया, विशेष कानूनी अधिकार दिया गया है कि आपको कोई तंग करता है, परेशान करता है तो आप जाके सीधे न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, है ना। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा भी करती है। सांस्कृतिक सहिष्णुता, विभिन्न धर्म के लोगों के बीच शांति और भाईचारे को बनाए रखने पर जोर दिया जाता है कि हाँ भाई आप लोग शांति से रहिए और भाईचारा के साथ रहिए, है ना। भारत में धर्मनिरपेक्षता, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। अनुच्छेद 25 से 28 भी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। राज्य किसी भी धार्मिक संस्था को आर्थिक सहायता दे सकता है, लेकिन किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं ले सकता। मान लीजिए आपका जो धर्म है वो गरीब है या फिर आपके पास कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो राज्य क्या करता है, किसी विशेष धर्म को कुछ अनुदान दे सकता है, कुछ मदद कर सकता है, लेकिन उस धर्म का पक्ष नहीं ले सकता है कि अगर आप कहीं गलत है तो आप गलत हैं या फिर सही हैं, है ना। सरकार धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको, अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। वैसे तो होता है, मुस्लिम सबको स्कॉलरशिप ज़्यादा मिलता है। मैंने एक तरह से मान लीजिए कि स्कॉलरशिप के बारे में हम तो नहीं बात कर सकते हैं इसमें। एक मान लीजिए आपके साथ वोट देने का अधिकार मान लीजिए, तो हिंदू को भी उतना ही वोट देने का अधिकार है जितना मुस्लिम को, जितना मुस्लिम को है उतना सिख को भी, जितना सिख को भी है उतना ईसाई को भी है। हम वोट देने के अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। निष्कर्ष, धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की आधारशिला है। यह किसी भी देश में शांति, सद्भाव और समानता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यानी कहने का अर्थ ये है कि धर्मनिरपेक्षता जब तक नहीं रहेगी वहाँ पे शांति और सद्भावना बनाए रखना मुमकिन है। अब मान लीजिए सरकार ही किसी धर्म का पक्षधर हो जाए तो फिर कोई बात ही नहीं रह जाएगा, है ना। जैसे कि आप अभी बांग्लादेश वगैरह में देख रहे हैं, है ना। भारत जैसे विविधता पूर्ण देश में धर्मनिरपेक्षता का पालन करना सामाजिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता के लिए बहुत जरूरी है ना। विश्व व्यापार संगठन परिचय, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक व्यापार को स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुचारू रूप से संचालित करना है। यह संगठन पूर्ववर्ती G8 जनरल एग्रीमेंट ऑन
टैरिफ एंड ट्रेड का विस्तार है। यानी कहने का अर्थ है ये पहले पूर्ववर्ती में जेट या फिर गेट कहलाता था, जिसका मतलब नाम बदल कर क्या किया गया, 1 जनवरी 1995 को WTO रख दिया गया, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है का विस्तार है। और वर्तमान में 164 देश इसके सदस्य है, यानी कि यह संगठन पूर्ववर्ती संगठन गेट का क्या है, विस्तार है। इसको थोड़ा सा बढ़ा के WTO कर दिया गया और ये अभी वर्तमान में इसके कितने सदस्य देश है, 164 है ना। मुख्य उद्देश्य वैश्विक व्यापार को प्रोत्साहित करना, विभिन्न देशों के बीच व्यापार को सुगम बनाना इनका उद्देश्य होता है। टैरिफ और व्यापारिक बाधाओं को कम करना होता है। आयात निर्यात पर शुल्क और अन्य प्रतिबंधों को कम करना होता है। विकासशील देश की सहायता करना, छोटे गरीब देशों को व्यापार में सहयोग देना, यानी कि कोई देश गरीब है तो उनको क्या करना, सहयोग भी देता है ये लोग कि लोन लो और अपना व्यापार वाणिज्य आगे बढ़ाओ, ठीक है, फिर कमा के हमको दे देना है ना। व्यापार विवादों का समाधान, सदस्य देशों के बीच व्यापारिक विवादों का भी क्या करता है, निपटाना करता है, ठीक है। बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा, ट्रिप्स समझौते के तहत पेटेंट और कॉपीराइट की रक्षा करता है ना। निष्कर्ष के रूप में हम देख सकते हैं कि WTO वैश्विक व्यापार एक प्रमुख नियामक संगठन है। इसके माध्यम से देशों को सुव्यवस्थित और पारदर्शी व्यापार की नीतियों का पालन करने में सहायता मिलती है। हालांकि यह संगठन कई बार विकसित देशों के पक्ष में झुका हुआ माना जाता है, इसलिए विकासशील देशों को अपने हितों की रक्षा के लिए इसमें सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, गरीबी। गरीबी से सब कोई जानता होगा, वाकिफ होगा। गरीबी, पॉवर्टी, वह स्थिति है जब व्यक्ति की आवश्यक मूलभूत सुविधाएं जैसे भोजन, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी नहीं हो पाती। यह किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति की एक बड़ी बाधा होती है। जैसे कहने का अर्थ ये है कि गरीब कौन है, गरीब वही है जिनको आज घर नहीं है, आवास रहने का जगह नहीं है, शिक्षा माने हमको पढ़ना है पूरा ग्रेजुएशन तक, PG PhD करना है और हमको मतलब पैसा की वजह से हम पढ़ पा रहे हैं 10th क्लास तक है, तो ये क्या है, एक तरह से गरीबी है कि हाँ जी हमारे पास पैसा अगर रहता तो हमको जहाँ PG PhD करना है वहाँ पे हम 10th पर ही रुक जा रहे हैं, तो ये क्या है, गरीबी है, ठीक है। गरीबी के प्रमुख कारण, जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों पर अधिक दबाव, बेरोजगारी, आय के स्रोतों में कमी होता है, शिक्षा में कमी, कम कौशल होने पर से नौकरी के अवसर सीमित होता है, असमान आय वितरण, आर्थिक असमानता बढ़ने से गरीब और गरीब होते जाते हैं, महंगाई, बुनियादी ज़रूरतों की बढ़ती कीमतें गरीबों को और कमज़ोर बना देती है, यानी कि हर चीज़ का क्या है, दाम आजकल बढ़ रहा है ना, तो इससे क्या होता है, गरीबों के ऊपर और असर पड़ेगा, है ना। प्रभाव, कुपोषण और समस्या, स्वास्थ्य समस्या। अब गरीब होगा, जिसको पूरा भरपेट खाना नहीं मिलेगा, उसमें क्या होगा, कुपोषण होगा, उनकी स्वास्थ्य समस्याएं होंगी, अशिक्षा और बाल श्रम में वृद्धि, अपराध और सामाजिक अस्थिरता। समाधान, रोजगार के अवसर बढ़ाना, शिक्षा और कौशल विकास पर जोर देना, गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू करना। निष्कर्ष, गरीबों को दूर करने के लिए सरकार और समाज को मिलकर काम करना चाहिए, करना होगा। शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुधारों के माध्यम से गरीबी को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पे तो रोजगार नीतीश चाचा पड़ोसी सबको दे रहे हैं, तो फिर गरीबी कहाँ से कम होगा, हम लोग तो जेबे करेंगे बोरा लेकर बाहर कमाने के लिए। कोविड-19, हम तब से क्षुब्ध हैं जब हमने ट्रेन में क्या, हम गोरखपुर गए हुए थे, वहाँ पे ट्रेन में अपने बिहारी लोगों को देखे, इतने सारे, इतने दयनीय स्थिति में वो लोग जा रहे थे कि पूछिए मत। तब से हमारा एकदम विश्वास उठ गया है नीतीश चाचा से, ठीक है। बहुत दयनीय स्थिति, आप जाकर कभी ट्रेन में देखिए, इतना भीड़, लटक के जा रहे थे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग युवा हैं, ये सब चीज़ों को बदलने के लिए हमें ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला भविष्य हमारा होगा। हमारे माता पिता का तो क्या, अब तो जीवन वो लोग ना कमा सकते हैं, ना उनके ऊपर अब कोई जिम्मेदारी है, सारी उनकी जिम्मेदारी हमें लेने की आवश्यकता है, हम लोग लेंगे। तो क्या है कि हम लोगों को ही सरकार अगर अच्छा चुनते हैं, अच्छा बनाते हैं, तो क्या होगा, हमें लोग को ही उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष परिणाम मिलेंगे, है ना। चलिए, कोविड-19 से तो सब कोई परिचित होंगे, सबको छुट्टी मिल गया था साल भर के लिए, है ना। कोविड-19 एक संक्रामक रोग है जो SARS-CoV-2 वायरस के कारण होता है। इसकी शुरुआत दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से हुई और धीरे धीरे यह वैश्विक महामारी बन गई। लक्षण, इसके लक्षण हैं बुखार, खांसी और गले की खराश, सांस लेने में कठिनाई,
स्वाद और गंध की कमी, कमजोरी और थकान। ठीक है। फैलाव के कारण, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना, यानी कि कैसे फैलता था, तो संक्रमित व्यक्ति, किसी व्यक्ति को अगर कोविड हो जाए तो इससे जो पास में रहता था उसको भी क्या हो जाता था, कोविड हो जाता था। ठीक है। तो इस तरह से ये संक्रमित बीमारी था, है ना। संक्रमित वस्तुओं को छूना, फिर आँख, नाक या मुंह को छूना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बिना मास्क के रहना, उनका कीटाणु आप में घुस जाता था और आप बीमार हो जाते थे, है ना। रोकथाम और बचाव, मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना, बार बार हाथ धोना और सैनिटाइजर का उपयोग करना, टीकाकरण करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और पौष्टिक आहार लेना, है ना। प्रभाव में देख सकते हैं, आँखों लोगों की मृत्यु हुई, लाखों लोगों की मृत्यु हुई और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ा। लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, है ना। शिक्षा और रोजगार में नकारात्मक प्रभाव पड़ा, यानी कि साल भर के लिए सब कोई क्या हो गया, बैक हो गया, है ना। निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कोविड-19 ने पूरी दुनिया को स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वच्छता के महत्व को समझाया। टीकाकरण और सावधानियों के माध्यम से इस महामारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आज भी आप देख रहे होंगे कोविड धीरे धीरे फिर फैल रहा है, फिर आ रहा है ना। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रीय पहल। स्वच्छ भारत अभियान 2 दिसंबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू किया गया। इसका उद्देश्य भारत का स्वच्छ और गंदगी मुक्त बनाना है। भारत को क्या करना है, स्वच्छ बनाना है और उनको क्या करना है, गंदगी मुक्त बनाना है। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था, है ना। उद्देश्य इसका क्या था देख लेते हैं। खुले में शौच को समाप्त करना, यानी कि जो भी लोग बाहर जाते थे शौच करने के लिए, उनको क्या करना, टॉयलेट देकर सब चीज़ को बंद करना। कूड़ा करकट और प्लास्टिक प्रदूषण को क्या करना, कम करना। स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना, साफ सफाई को जीवन का हिस्सा बनाना, ये सब चीज़ें थी, है ना। प्रमुख कार्य, गाँव और शहरों में शौचालय का निर्माण, कचरा प्रबंधन और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना, स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, सरकारी और निजी संगठनों की भागीदारी क्या करना, सुनिश्चित करना। परिणाम के रूप में हम कह सकते हैं लाखों शौचालय बनाए गए और खुले में शौच में कमी आई। सफाई के प्रति लोगों की मानसिकता बदली, कई शहर और गांव स्वच्छता के मॉडल बने। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि हर नागरिकों की जिम्मेदारी है। यदि सभी लोग सफाई को अपनी आदत बनाएं तो भारत एक स्वच्छ और स्वस्थ देश बन सकता है। ठीक है। यानी कि भारत को स्वच्छ बनाने में हमारी जिम्मेदारी अहम है। हमें अपने आसपास पड़ोस को क्या करना चाहिए, स्वच्छ करके रखना चाहिए। निर्वाचन आयोग हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चुनाव आयोग भी कहते हैं। ठीक है। अगर निर्वाचन आयोग एग्जाम में नहीं आए, चुनाव आयोग आ जाए तो दोनों एक ही होता है ना। परिचय में हम लोग देखते हैं निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन भी आ सकता है ना। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने वाली संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह स्वतंत्र निकाय है जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। कहने का अर्थ ये, निर्वाचन आयोग का क्या काम होता है, इनका काम होता है राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, ठीक है, इन सभी का क्या करना, लोकसभा, इन सभी का क्या करना, चुनाव कराना। कि हाँ भाई आप खड़े होइए और जनता क्या करेंगे, आपको वोट देंगे और आप जो भी सही उम्मीदवार होंगे वो जीत कर आकर अपना पद संभालेंगे और यहाँ की शासन व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे और उनका शासन करेंगे, है ना। संरचना, भारत के निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय निकाय हैं जिसमें शामिल होते हैं, क्या कौन कौन शामिल होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। यानी कि एक होता है इसमें भारत की शासन व्यवस्था में चुनाव आयुक्त में, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एग्जाम में लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा चुनाव आयुक्त के भाग, ठीक है। यहाँ पे आयुक्त के भाग यहाँ पे 3 दे दीजिएगा, यहाँ पे चुनाव आयुक्त के भाग हो जाएगा 3 दे दीजिएगा, इसमें 1 हो जाएगा, सॉरी ऐसे दीजिएगा आप लोग। ये इसके लिए भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, बहुत जल्द, आज या कल परसों में, ठीक है, कि कैसे आपको कॉपी पे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, आपको पेज वगैरह कैसे भरेगा, ठीक है, कम समय में आप सारे क्वेश्चन को कैसे मतलब टच कर सकते हैं ना। चुनाव आयोग यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे चुनाव आयोग के रूप में इसके सदस्य दे दीजिएगा, इसके सदस्य, ठीक है। और यहाँ पे लिखिएगा मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त, इसका 2 टंगड़ी बना के यहाँ पे दे दीजिएगा, 1-2 अन्य चुनाव आयुक्त ये हो जाएंगे, ठीक है। उनका आप चाहें तो नाम भी दे सकते हैं, है ना। अभी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञान सिंह है शायद कोई, और अन्य चुनाव आयुक्त में याद नहीं आ रहा अभी हमें, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, है ना। देखिए यहाँ पे दे भी किया है CEO ज्ञानेश कुमार, ठीक है।
और 2 चुनाव आयुक्त हैं विवेक जोशी और सुखेश्वर सिद्धू, ठीक है, सुखवीर संधू हैं। ये हमारे 2 अन्य चुनाव आयुक्त हो गए। मुख्य कार्य इनका क्या हो गया? चुनावों की निगरानी और संचालन, चुनाव की आचार संहिता लागू करना, मतदाता सूची तैयार करना यानी कि अपडेट करना, है ना। राजनीतिक दलों को मान्यता देना कि हाँ कौन राजनीतिक दल सरकारी है, कौन सा मतलब राष्ट्रीय है, कौन क्षेत्रीय है ना, इन सबको मान्यता वही देते हैं, चुनाव आयोग ही देते हैं। ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग सुनिश्चित करना कि कहाँ ईवीएम से चुनाव होगा, कहाँ वीवीपैट से चुनाव होगा, है ना। महत्व: लोकतंत्र की रक्षा करता है, चुनावों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखता है, धन और बाहुबल का दुरुपयोग को रोकता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर चुनाव आयोग ना हो तो क्या करेंगे, सब कोई अपना बंदूक के दम पे अपना अपना वोट ले लेंगे और उसका दुरुपयोग करेंगे, किसी के पास पैसा ज़्यादा होगा उसका दुरुपयोग करेंगे, है ना। चलिए निष्कर्ष के रूप में देख सकते हैं हम लोग कि निर्वाचन आयोग लोकतंत्र की आधारशिला है। इसके प्रभावी कार्यों से भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संभव हो पाता है, जिससे लोकतंत्र की व्यवस्था मजबूत बनी रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति। हम लोग जानते हैं कि अभी नई शिक्षा नीति लागू हुई है, इसके बारे में वो भी हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दें। इसका परिचय में देखते हैं। भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति लागू की। यह नीति 34 साल बाद शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव लेकर आई है। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और नवाचार प्रधान शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उनका गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और नवाचार प्रधान शिक्षा को क्या करना है? बढ़ावा देना है ना। और ये कब पास हुआ, यानी कब आया? 29 जुलाई 2020 को, है ना। मुख्य विशेषताएं: स्कूली शिक्षा में सुधार, यानी कहने का अर्थ ये है कि इनके स्कूली शिक्षा में उनका सुधार किया गया। 10+2 प्रणाली को 5-3-3 और 4 प्रणाली में बदला गया, यानी कि 3 साल की उम्र से ये शिक्षा शुरू होगी। बोर्ड परीक्षाएं अधिक व्यवहारिक और समझ आधारित होंगी। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया। उच्च शिक्षा में सुधार: ग्रेजुएशन 3 या 4 साल का होगा। जैसे आप लोग जानते होंगे कि अब आपका तो नहीं हुआ, लेकिन आपसे जो जूनियर होंगे उनका ग्रेजुएशन क्या हो गया है? अब 4 साल का हो गया है, सेमेस्टर वाइज हो गया है ना। सभी विश्वविद्यालयों में एकल नियामक निकाय, यानी कि सभी विश्वविद्यालय में एक ही बुक चलेंगी, एक ही पुस्तकें चलेंगी, है ना। तकनीकी और कला शिक्षा को जोड़ा गया। विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत आने की अनुमति दी गई। उनको कहा गया कि आप आइए, अपना ये स्कूल वगैरह खोल सकते हैं, है ना। भाषा नीति: मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया। 3 भाषा फॉर्मूला लागू किया गया। कौशल विकास और डिजिटल शिक्षा, यानी ऐसा किया गया कि कुछ उनका जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं तो कुछ अपना उनका कौशल का भी विकास हुआ और डिजिटल शिक्षा भी प्राप्त कर सके, है ना। व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से शुरू हुआ। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा मिला। राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा मन NDEAR का स्थापना हुआ। महत्व और संभावित प्रभाव: शिक्षा अधिक लचीली और व्यवहारिक होगी। छात्रों को रचनात्मक और व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा। भारत वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा, है ना। निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं नई शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए बनाई गई है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुनहरे अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगी, है ना। चलिए आगे देखते हैं मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के बारे में अगर पूछ दे तो क्या लिखेंगे? मदर टेरेसा मानवता की प्रतीक या परिचय उनका देख लेते हैं। मदर टेरेसा एक महान समाज सेवी थीं। जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों, बीमारों और असहाय लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 ईस्वी को मैसिडोनिया, अब उत्तरी मैसिडोनिया में हुआ था, यानी कि अभी वर्तमान में अब उत्तर मैसिडोनिया में ये पड़ता है ना। उनका असली नाम एंगेस गोंझा बोजाशियू था, ठीक है, यानी कि एंगेस गोंझा बोजाशियू था, है ना। भारत में सेवा कार्य: 1929 में वो भारत आए और कोलकाता में गरीबों की सेवा शुरू की। 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना की। उन्होंने बीमार, अनाथ, वृद्ध और असहाय लोगों की निस्वार्थ सेवा की। कुष्ठ रोगियों, भूखों और बेसहारा लोगों की मदद के लिए उन्होंने कई केंद्र खोले, है ना। पुरस्कार और सम्मान: इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है ये देख लेते हैं। 1979 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला इनको। 1980 में भारत रत्न मिला। रोमन कैथोलिक चर्च ने 1916 में उन्हें संत घोषित किया, यानी कहने का अर्थ ये है कि ये ईसाई क्या हो गई? संत हो गई, ठीक है। निष्कर्ष के रूप में मदर टेरेसा त्याग, प्रेम और सेवा की मूर्ति थी। उनका जीवन संदेश देता है कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। वो आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का क्या है? स्रोत बनी हुई है ना।
स्वामी विवेकानंद के बारे में हम लोग देखते हैं। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत। परिचय में देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। वे भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और वेदांत दर्शन के महान प्रवक्ता थे। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, जिन्होंने उन्हें आध्यात्मिकता की राह दिखाई। कहने का अर्थ ये है कि सभी के गुरु होते हैं कि किस राह पे चलना है, कैसे चलना है। उसी तरह उनके भी गुरु हुए जिनका नाम रामकृष्ण परमहंस था, जिन्होंने उन्हें क्या क्या आध्यात्मिकता की शिक्षा दी थी। मुख्य विचार और योगदान। इससे पहले हम पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा 2 सेकेंड वेट कीजिएगा। चलिए देखते हैं मुख्य विचार या योगदान। शिक्षा और युवाओं को जागरूक बनाना। वे कहते थे कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। कहने का ये अर्थ ये है कि बाबू अब आप लोग उठिए, जागिए और तब तक पढ़ते रहिए जब तक आपका 20 दिन पूरा ना हो जाए, आपका एग्ज़ाम जब तक ख़त्म ना हो जाए। आपको हम कहते हैं कि अब आप उठो, जागो, क्लास लो, नहीं लेना है तो गेस उठाओ, जो भी उठाना है उठाओ, पढ़ो और जब तक पढ़ो जब तक आपका एग्ज़ाम बीत नहीं जाता, और वो भी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो अभी आपको रुकना नहीं है बाबू, पढ़ाई कीजिए। 20 दिन और एग्ज़ाम है, साल भर तो नहीं पढ़े, अब पढ़ लीजिए ना, मतलब ये से तो कम से कम एग्ज़ाम के डर से ही पढ़ लीजिए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी बच्चे भी पढ़ सकें, है ना। धर्म और अध्यात्म का प्रचार। वे वेदांत और योग को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने वाले पहले भारतीय थे। 1893 में शिकागो धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण। उन्होंने माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर कहकर पूरे देश का ध्यान भारत की आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में। यह संगठन शिक्षा, चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करता है। निष्कर्ष में देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद भारत की युवा शक्ति और आत्मनिर्भरता के प्रतीक हैं। उनका जीवन और विचार हर व्यक्ति को आत्मविश्वास, कर्मठता और देश सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके योगदान का सम्मान है। कहने का अर्थ यह है कि 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो किनके जन्म पर बनाते हैं, इन्हीं के नाम के ऊपर हम लोग मनाते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, उदारीकरण क्या कहलाता है, इसको देख लेते हैं। आर्थिक सुधारों की दिशा में एक कदम। उदारीकरण होता है आर्थिक सुधारों की दिशा में क्या होता है, एक कदम होता है। ठीक है, उदारीकरण का अर्थ है उदारीकरण लिबरलाइजेशन, ठीक है, का अर्थ अर्थव्यवस्था पर लगे प्रतिबंधों को हटाकर व्यापार और उद्योगों को स्वतंत्रता देना है। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991 में की गई थी, जब सरकार ने नवीन आर्थिक नीति लागू की गई थी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1991 में जो था नवीन आर्थिक नीति लागू की गई थी, जिसमें उदारीकरण को क्या किया गया, उदारीकरण, वैश्वीकरण आदि को क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया है ना। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में और वैश्विक निवेश को बढ़ावा देना था। उदारीकरण के मुख्य तत्व इनके क्या क्या थे, देखते हैं। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, सरकारी उपक्रमों की भागीदारी कम करके निजी कंपनियों को बढ़ावा देना। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि निजी कंपनियों का उनमें क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया, और सरकारी कंपनियों की क्या किया गया, भागीदारी को कम किया गया है ना। वैश्वीकरण, भारतीय बाजार को विदेश कंपनियों के लिए खोलना। नियमन की कमी, उद्योगों पर लगे सरकारी नियंत्रण को कम करना। यानी कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए अगर कोई उद्योग है तो उसमें बहुत सारा बाउंडेशन है, तो उस पर कम कर दिया जाएगा तो क्या होगा, उद्योग और कोई लगाएगा और भी बहुत सारे लोग उससे प्रेरणा लेकर लगाएंगे, है ना। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, FDI को प्रोत्साहन, विदेशी कंपनियों को निवेश करने की अनुमति दे दिया गया कि आइए आप हमारे यहाँ व्यापार वाणिज्य स्थापित कीजिए और हमसे व्यापार कीजिए, है ना। उदारीकरण के प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, विदेश निवेश में वृद्धि हुआ, नए उद्योगों और नौकरियों के अवसर मिले, आधुनिक तकनीक और प्रतिस्पर्धा का विकास हुआ। नकारात्मक प्रभाव में देख सकते हैं स्थानीय उद्योगों पर विदेशी कंपनियों का प्रभाव पड़ गया। यानी कि पहले से जो कंपनियां थीं अब दूसरी कंपनी आ गई, उससे सस्ता बेचती होंगी तो ये कंपनी का थोड़ा सा मार्केट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, है ना।
आर्थिक असमानता में वृद्धि, कृषि और छोटे व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव। निष्कर्ष के रूप में दे सकते हैं कि उदारीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी, जिससे तेजी से आर्थिक विकास हुआ। हालांकि इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं जिन्होंने संतुलित नीतियों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था एक संतुलित आर्थिक व्यवस्था है। परिचय में देख सकते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह आर्थिक प्रणाली है जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं। इसमें पूंजीवादी और समाजवादी प्रणाली के तत्वों का संतुलन होता है। कहने का अर्थ ये है कि इसमें कौन कौन से मिक्स होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी भी होते हैं और क्या करते हैं, समाजवादी भी होते हैं। ठीक है, सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर कार्य करते हैं ना। भारत ने 1947 के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया ताकि विकास और सामाजिक कल्याण दोनों को बढ़ावा दिया जा सके। यानी कि विकास भी उससे क्या होगा, विकास भी होगा और सामाजिक कल्याण भी होगा, है ना। चलिए देखते हैं मुख्य विशेषताएं। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का समन्वय, सरकार और निजी कंपनियां दोनों अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। योजनाबद्ध विकास, सरकार आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाती हैं। उपभोक्ताओं की स्वतंत्रता, लोग अपनी पसंद की वस्तुएं खरीद और बेच सकते हैं। अभी तक आप बाबू एक चीज़ तो हम बताने ही भूल गए कि अगर आप लोग कलम कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कलम कॉपी लेकर बैठिए, क्योंकि 20 साल भर से आप लोग कलम कॉपी अभी तक उठाए नहीं होंगे, ना ही लिखना शुरू किए होंगे। तो 20 दिन बचा हुआ है, आप लोग पढ़ाई में लग जाइए, लिखने का प्रयास कीजिए, जितना हो सके उतना लिखिए। ठीक है, जितना लिखिएगा उतना स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो वहाँ पे कॉपी आप लोग गंदा लिख कर नहीं आएंगे। ठीक है, कितने बच्चे का होता है, टाइम भी नहीं, 2-3 क्वेश्चन जाते जाते टाइम खत्म हो जाता है, तो वो जानकर भी कोई चीज़ जानकर भी क्या होते हैं, लिख नहीं पाते। आप जब लिख नहीं पाइएगा तो एग्जामिनेशन नंबर कहाँ से दे देगा। ठीक है, आपको 5 क्वेश्चन है, आप 5 में तीनों का आंसर दीजिएगा, तब फुल मार्क्स देवेगा तो भी आपको मतलब 20 नंबर का होगा तो 30 दूना 60 नंबर ना देवेगा जी। आप 5 में 5 बना के आइएगा तो नंबर वो काट के देवेगा, तो कुछ ना कुछ तो बढ़ जाएगा नंबर, है ना। तो इसीलिए आप लोग लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बीए के एग्ज़ाम में लिखाई ही मेन होता है। आप लिख पाए, सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब दे पाए, यानी कि आप बढ़िया नंबर से पास हो सकते हैं। अगर नहीं लिख पाए तब तो फिर तो दिक्कत है। ठीक है, आपको ब्रह्मा जी भी पास नहीं करा पा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लिखने का प्रैक्टिस शुरू कीजिए। क्लास लेना है क्लास लीजिए, गेस से पढ़ना है गेस से पढ़िए। ठीक है, अभी तक लगभग हम लोग क्लास के बावजूद 50 वीडियो हम लोग डाल चुके हैं यूट्यूब पे, हर एक विषय का, सब प्रत्येक सब्जेक्ट का सेशन ओनली सिर्फ 22 से 25 वालों के लिए। ठीक है, अगर आपको नहीं भी मिल रहा है तो आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए और देखिए, लेकिन पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए। ठीक है, चलिए सामाजिक कल्याण पर ध्यान, सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं लागू करता है। नियंत्रित उदारीकरण, व्यापार की स्वतंत्रता दी जाती है लेकिन सरकार आवश्यक नियंत्रण बनाए रखती है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था संतुलित आर्थिक विकास का एक आदर्श मॉडल है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व दोनों को बनाए रखती है, जिससे देश की आर्थिक प्रगति और समाज कल्याण संभव हो पाता है। चलिए देखते हैं स्टार्टअप इंडिया क्या है। स्टार्टअप इंडिया के बारे में देख लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य नवाचार, उद्यमिता और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना है। यह अभियान 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। उद्देश्य में देख सकते हैं नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, नए रोजगार को अवसर प्रदान करना, नए रोजगार के अवसर पैदा करना, व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया को आसान बनाना, फंडिंग और कर राहत प्रदान करना। मुख्य विशेषताएं देखते हैं। आसान पंजीकरण प्रक्रिया, स्टार्टअप को सरकार की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए सरल तरीके से पंजीकृत किया जा सकता है। कर लाभ, स्टार्टअप को पहले 3 साल तक आयकर छूट मिलती है। कोष और वित्तीय सहायता, सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड स्थापित किया है। इनोवेशन सेंटर और सहयोग, स्टार्टअप्स को तकनीक और व्यावसायिक सहायता दी जाती है। सरकारी टेंडर में प्राथमिकता, स्टार्टअप्स को सरकारी प्रोजेक्ट्स में विशेष छूट मिलती है। प्रभाव और लाभ, इसको देखते हैं क्या हुआ। लाखों नए स्टार्टअप्स और नौकरियों का सृजन हुआ। डिजिटल और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिला। युवा उद्यमियों को क्या मिला, प्रोत्साहन मिला कि चलो भाई नौकरी नहीं हो रहा है तो अपना उद्यम ही शुरू करते हैं।
निष्कर्ष, स्टार्टअप इंडिया भारत को आत्मनिर्भर और नवाचार प्रधान अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना युवा उद्यमियों को आगे बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करती है। देखते हैं बोध गया। बोध गया का हम लोग तो नाम सुने ही होंगे। बोध गया क्या है? बोध गया जब वह स्थान है जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया के बारे में देखते हैं। परिचय, बोध गया बिहार राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान बोधि की प्राप्ति हुई थी। यह स्थान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। ऐतिहासिक महत्व, गौतम बुद्ध ने यहाँ निरंजना नदी के किनारे कठोर तपस्या की। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इससे इस स्थान को महाबोधि मंदिर के रूप में विकसित किया गया, यानी कि अशोक द्वारा वहाँ पे एक मंदिर बनाया गया जिसे महाबोधि मंदिर कहा जाता है ना। अशोक मुख्य आकर्षक, महाबोधि मंदिर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित। यह बुद्ध मंदिर बुद्ध के ध्यान मुद्रा में प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। आपने देखा होगा, आप नेट पर सर्च करके भी देख सकते हैं कि वहाँ का मंदिर कितना भव्य और कितना खूबसूरत है। हम भी गए हुए हैं वहाँ पे, तो बहुत भव्य मंदिर है, एकदम बुद्ध की मुद्रा है, एकदम तपस्या करते हुए प्रतिमा है वहाँ पे, और काफ़ी खूबसूरत है ना। बोधि वृक्ष, इस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अन्य बौद्ध मठ और मंदिर, तिब्बती, जापानी, थाई और भूटानी बौद्ध मठ भी यहाँ स्थित है। वहाँ पे सबका मॉडल दिया गया है। ठीक है, आप जाइएगा, अगर बोध गया कभी जाने का मौका मिले तो आप जाइएगा, तो वहाँ पे तिब्बत में जैसे डिजाइन का बौद्ध मंदिर बना है ना, वैसे ही यहाँ पे भी बना हुआ है। इस टाइप का मतलब बहुत अच्छा बना हुआ है उसका मॉडल। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई नक्शा बना, मान लीजिए यहाँ का बोधि मंदिर ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है, तो तिब्बत में बना होगा ऐसे करके बना होगा, तो उस टाइप का मॉडल देकर बना हुआ है ना। बहुत अच्छा है ना। चलिए, महत्व, बोध गया विश्व भर के बौद्ध धर्म अनुयायियों का केंद्र है। यहाँ पे बहुत विदेशी लोग आते हैं, कहाँ से लोग आते हैं, बहुत दूर से, भारत, चीन, जापान, कोरिया, कहाँ से सब आते हैं, जो भी बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। जैसे हिंदू धर्म के मानने वाले लोग काशी जाते हैं, विश्वनाथ जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, सब जाते हैं ना अपना धाम करने के लिए, तो वो लोग भी बौद्धिस्ट जो लोग हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, अपना धाम करने के लिए आते हैं, है ना। यह भारत के प्राचीन इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ हर साल विविध देशों से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं, बोध गया न केवल बौद्ध धर्म का आध्यात्मिक केंद्र है, बल्कि यह विश्व में शांति और ज्ञान का भी प्रतीक है कि हम लोगों को लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आप बौद्धिस्ट को देखिएगा, काफ़ी शांत रहते हैं, एकदम पूरा तपस्या में लीन रहते हैं, अपने से मतलब रखते हैं, अपना ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, बुक वगैरह वहाँ पे मिलता है वो पढ़ते रहते हैं, किसी से कोई मतलब, ज़्यादातर वो लोग मौन साधे रहते हैं, एकदम किसी से कोई मतलब नहीं रहता है ना। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह है कि राज्य किसी विशेष धर्म को न तो बढ़ावा देगा और न ही किसी धर्म के खिलाफ भेदभाव करेगा। ये हम बता चुके हैं धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं, है ना। चलिए, अगला हम लोग देखते हैं, क्योंकि समय कम है तो टाइम पास करने का कोई ये नहीं है। चलिए, नीति आयोग। स्वाधीनता के बाद हमारे देश ने तत्कालीन सोवियत संघ के समाजवादी शासन की संरचना को अपनाया, जिसमें योजनाएं बनाकर काम किया जाता था। पंचवर्षीय तथा 1 वर्षीय योजनाएं काफ़ी लंबे समय तक देश में चलती रहीं। योजना आयोग ने नियोजन की इकाई के रूप में दशकों तक योजनाएं बनाने के काम को अंजाम दिया, लेकिन केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया। यानी कि इतना दिन से क्या हो रहा था, 2015 से पहले योजना आयोग काम कर रही थी, अब उसी को बंद करके क्या किया गया, नया बनाया गया है, क्या, नीति आयोग का गठन किया गया है ना। इसमें सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना की स्थापना को स्थान दिया गया। अप्रासंगिक हो गया था योजना आयोग। देखते हैं क्या कह रहा है। 65 वर्ष पुराना योजना आयोग कमांड अर्थव्यवस्था संरचना में तो प्रासंगिक था, लेकिन बीते कुछ वर्षों से यह प्रभाव में नहीं रह गया था। भारत विविधताओं वाला देश है और इसके राज्य आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं, जिनकी अपनी भिन्न ताकतें और कमजोरियां हैं। ठीक है, आर्थिक नियोजन के लिए सभी पर एक प्रारूप लागू हो यह धारणा गलत है। यह आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की प्रतिस्पर्धा के तौर पर स्थापित नहीं
कर सकता है। कहने का अर्थ ये है कि आजकल देखते हैं, जहाँ भी देखते हैं वो क्या है, कंपटीशन का क्षेत्र है, हर जगह प्रतिस्पर्धा है, तो इसके लिए ये स्थापित नहीं कर पा रहा था, है ना। नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना देखते हैं। अध्यक्ष इसके कौन थे अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष थे पहले प्रधानमंत्री, आज भी प्रधानमंत्री ही होते हैं, या फिर होंगे आगे भी, अगर नरेंद्र मोदी जी हट जा रहे हैं तो भी अगर प्रधानमंत्री ही उनका क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संचालन परिषद सभी राज्य मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, यानी कि सभी राज्य के जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो सदस्य रहते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल वगैरह रहते हैं, है ना। क्षेत्रीय परिषद विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है। तदर्थ सदस्यता देखते हैं। अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी बारी से 2 पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्यता प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम कई गो सदस्य होते हैं? 4 गो, यानी कि 4 गो संसद जो होते हैं मंत्रिपरिषद से 4 गो सदस्य होते हैं, है ना। मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसमें सीईओ कौन होता है देख लेते हैं। भारत सरकार का सचिव, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। विशेष आमंत्रित, ठीक है, इसमें और भी सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें होता है प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ। कहने का अर्थ ये है कि विभिन्न क्षेत्रों से, जैसे इकोनॉमिक्स से हो गया, साइंस डिपार्टमेंट से हो गया, तो देखिए देश किसी एक चीज़ से थोड़ी चलता है, तो हर क्षेत्र से कुछ विद्वान वगैरह को इसमें क्या किया जाता होगा, लाकर भरा जाता होगा कि हाँ आप आइए, अपने अपनी राय विचार दीजिए और कि देश को कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में हमें बताइए। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप ऑल इन 8454। इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चन है, ठीक है। ग्रुप बी में हमें लगता है 5-7 क्वेश्चन और होगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, ठीक है। इसको कल अपलोड कर देंगे या फिर 1-2-3 दिन में हम क्या करेंगे, इसको अपलोड कर देंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और पढ़ाई जहाँ भी रहिए करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय और पढ़ाई कीजिए, ठीक है।